Ethics are norms or standards of behavior that guide moral choices about your behavior and our relationship with others. कि आपने कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी, एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर एक अखलाकी तौर पे डूज एंड डोंट्स का एक मैप बना हुआ होता है. The goal of ethics in research is to ensure that no one is harmed or suffers adverse consequences from research activities. अब ethics का जो रोल है वो ये है कि it ensures कि कोई भी जो है during and after the research work, nobody is harmed or nobody suffers adverse consequences from research activities. This objective is usually achieved. However, unethical activities are pervasive and include violating non disclosure agreements, breaking confidentiality, misinterpreting results, deceiving people, involving irregularities, avoiding legal liability, and more. अब जो ऑब्जेक्टिव जब आप रिसर्च का यूजुअली अचीव कर लेते हैं उसके बाद की जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं या गैर अखलाकी सरगर्मियाँ या जिसको आप कह सकते हैं कि जो चीज़ अखलाक के ज़ुमरे से बाहर आती है उसमें जो है वो अगर किसी ने आपके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है एनडीए जिसको आप बोलते हैं जिसके अंदर आप वायदा करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो आप किसी और के सामने डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी और को नहीं बताएंगे ब्रेकिंग रिस्पॉन्डेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये कि हो सकता है कि आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले रहे हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर रिसर्च फ्रॉम द पीपल जिसको आप इंटरव्यू कर रहे हैं और वो चाहता हो कि उसका जो नाम है या उसका जो पता है या उसकी जो भी उसने आपको डाटा प्रोवाइड किया है उसको जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाए या उसको जो है वो पब्लिक ना किया जाए उसको एक प्राइवेट लेवल के ऊपर डील किया जाए अगर आप वो तोड़ते हैं तब भी एक अनएथिकल चीज़ है फिर अगर आप मिस इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आपने जो है वो डिफरेंट जगह पे अपने क्या कहना चाहिए भेजे हैं क्वेश्चन फिल होने के लिए सर्वे करने के लिए आपने क्वेश्चन भेजे हैं उसके अंदर अगर जो है वो आप रिजल्ट को अपनी तरफ से फैब्रिकेट करते हैं उसको मिस इंटरप्रेट या मिस प्रेजेंट करते हैं मिस रिप्रेजेंट करते हैं बाद में तो ये एक बहुत अनएथिकल बात है फिर ये है कि यू टेंड टू डिसीव पीपल ऑन योर वे ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च then you tend to have certain irregularities between your the budget that was allocated for conducting a research work and then जो है वो आप क्या करते हैं कि उस वो चीज़ मैच नहीं कर रही होती फिर अवॉइडिंग लीगल लाइबिलिटी कि आप जो है लीगल लाइबिलिटी को या लीगल जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनएथिकल कंसिडर की जाती हैं जब आप रिसर्च की बात करते हैं As discussed earlier, ethical questions are philosophical questions. जितने भी ethical questions जब आप देखें उससे related law और जो morality है ऐसा जिसका कोई direct linkage नहीं है लेकिन ये जो आपकी moral या ethical values होती हैं इसकी base के ऊपर ही law जो है वो society के अंदर बनता है और ख़त्म होता है There is no general agreement among philosophers about the answers to such questions. However, the rights and obligations of individuals are generally dictated by the norms of the society कि जो society की norms हैं एक जो आपका कल्चर है एक जो आपकी रिवायात हैं वो जो है वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्लैरिफाई करती हैं इंडिविजुअल की Societal norms are codes of behavior adopted by a group. They suggest what a member of group ought to be under given circumstances. अब societal norms जो हैं या जो आपकी society की norms हैं code of behavior है जो कि कोई भी group adopt करता है वो ये suggest करती हैं कि what a member of a group ought to do under given circumstances कि किसी given circumstances के अंदर आपको क्या करना चाहिए नेवरदलेस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग वाली बात है कि क्या डूज हैं क्या डोंट्स है क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी सोसाइटी की नॉर्म से मिलती है Nevertheless, with changing situations, people continue differing with each other, whereby societal norms may undergo changes. Codes and regulations guide researchers and sponsors. Review boards and peer groups help researchers examine their research proposal for ethical dilemmas. Responsible researchers anticipate ethical dilemmas and attempt to adjust the design, procedures, and protocols during the planning process rather than treating them as an afterthought. तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं डिफरेंट रिव्यू बोर्ड्स पीयर ग्रुप्स दे हेल्प द रिसर्चर एग्जामिन देयर रिसर्च प्रपोजल फॉर एथिकल डायलेमास रिस्पॉन्सिबल रिसर्चर्स जो है वो एथिकल डायलेमास को या एथिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं उसको जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड ना करें उसको क्रॉस डाउन ना करें
अच्छा जी, then ethical researchers tend to design procedures and protocols during their planning process rather than treating them as afterthought. वो during data collection या during आप जो भी course of research है उसी के दौरान आप जितने भी ethical researchers हैं या जो बहुत ज़्यादा morally strong researchers हैं या sponsors हैं या कोई organization है जिसका आप research project कर रहे हैं वो पहले ही boundary जो है ethical boundary को set कर देते हैं. चांसेस आर हाई कि अगर एथिकल बाउंड्री या एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट या सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स आपके पास रिसर्च करने से पहले है, पहले ही मौजूद है, तो इट बिकम्स क्या कहना चाहिए, इट बिकम्स रियली easy to follow that ethical code of conduct या set of do's and don'ts rather than afterwards. या कि आप अगर उसको एज एन आफ्टर थॉट ट्रीट करते हैं तो वो जो है वो मसला हो जाता है एथिकल वैल्यूज को फॉलो करने का. एथिकल रिसर्च रिक्वायर्स पर्सनल इंटेग्रिटी फ्रॉम द रिसर्चर, द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द रिसर्च स्पॉन्सर. जो स्पॉन्सर कर रहा है आपकी रिसर्च को, जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है और जो रिसर्चर है, इन सब की अपनी जो पर्सनल इंटेग्रिटी है, पर्सनली वो लोग कितने मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, कितना जो है वो डिसिप्लिन है, ये चीज़ें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं. अच्छा जी, फिर कोड्स ऑफ एथिक एप्लीकेबल एट ईच स्टेज ऑफ रिसर्च को हम डिस्कस करते हैं. गोल क्या है? टू इंश्योर दैट नो वन इज हार्म्ड और सफर्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज फ्रॉम रिसर्च एक्टिविटी. सबसे जो मेन एक मेजर गोल होता है वही होता है कि आप जो रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हैं उससे उससे किसी की जान को, माल को, किसी की जो इज्जत है, वकार है, रेपुटेशन है, उसको कोई खतरा ना हो. अनएथिकल एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है? वायलेटिंग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, एनडीए आपने किसी के साथ साइन किया और बाद में आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी. ब्रेकिंग रिस्पॉन्डेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी. देन इन्वॉइसिंग इरेगुलरिटीज, कि आप जो है वो इरेगुलरिटीज को किस तरह से इन्वॉइस करते हैं. आप जो है वो इरेगुलरिटीज को क्या कहना चाहिए, रजिस्टर ही नहीं करते. एंड यू टेंड टू गेट द रिजल्ट्स ऑफ योर लाइकिंग, और आप जो है उन इरेगुलरिटीज को बिल्कुल इग्नोर करते हुए यू आर फाइन बाय इट. अवॉइडिंग लीगल लाइबिलिटी, कि आप जो है वो लीगल लाइबिलिटी को, या अगर आपके पास कोई लीगल आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है उसको अवॉइड करते हैं. एथिकल इश्यूज क्या है? रिमेन टू बी इश्यूज. लोकल नॉर्म्स सजेस्ट व्हाट ought to be done under the given circumstances. कोड ऑफ एथिक्स डेवलप टू गाइड रिसर्चर्स एंड स्पॉन्सर्स. अब बहुत सारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनके पास एक प्रॉपर कोड ऑफ एथिक होता है जिसके अंदर प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई होती हैं कि रिसर्चर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. जो स्पॉन्सर है रिसर्च का, जो पैसा दे रहा है रिसर्च करने के लिए, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता. रिव्यू बोर्ड्स एंड पीयर ग्रुप्स हेल्प सॉर्टिंग आउट एथिकल डायलेमास. ये जो रिव्यू बोर्ड्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी रिसर्च जर्नल के अंदर अपना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए दिया, वहाँ पे एक रिव्यू बोर्ड होता है, पीयर ग्रुप बनता है. वो जो है वो एथिकल डिलेमास के, अगर आप डायरेक्टली किसी को कोई बायस शो कर रहे हैं, किसी को डायरेक्टली कोट कर रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं और वो एथिकली बताते हैं कि ये चीज़ गलत है और आपको एक न्यूट्रलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिडिल ग्राउंड से हर चीज़ को एनालाइज करना चाहिए और उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए. देन यू एंटिसिपेट एथिकल डिलेमास. जो रिसर्चर है उसका गोल ये होता है टू एडजस्ट द डिज़ाइन प्रोसीजर्स एंड प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंगली. Research ethics require personal integrity of the researcher, the project manager, and the research sponsor. Then, parties in research. Mostly, there are three parties: the researcher, the sponsoring client, जो कि यूजर है जिसने यूटिलाइज करनी होती है आपकी रिसर्च बाद में, और द रिस्पोंडेंट, जो सब्जेक्ट है जिससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. सो मूविंग ऑन. अच्छा जी, जो इंटरेक्शन है बिटवीन दीज थ्री पीपल, जो स्पॉन्सर है, जो रिसर्चर है और जो रिस्पोंडेंट है, उसके अंदर जो इंटरेक्शन है वो इट रिक्वायर्स एथिकल क्वेश्चंस. ईच पार्टी एक्सपेक्ट्स सर्टेन राइट्स एंड फील सर्टेन ऑब्लिगेशंस. हर ये जो तीनों पार्टीज हैं इनके राइट्स भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी हैं, जिनको आप ड्यूटीज भी कह सकते हैं. जनरल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज कंसर्न्ड इन मोस्ट रिसर्च सिचुएशंस. Three parties are involved: the researcher, the sponsoring client, user, and the respondent, which is called the subject. The interaction of each of these parties with one or both of the other two identifies a series of ethical issues. ठीक है, एक series of ethical issue के अंदर अगर आप interact करें तो that becomes really easy. Consciously or unconsciously, each party expects certain rights and feels certain obligations toward the other parties. तो ये एक balance है जो कि maintain करना चाहिए आपस में, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, राइट्स और ड्यूटीज का.
अच्छा, फिर एथिकल ट्रीटमेंट क्या है? एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट व्हेन एथिक्स आर डिस्कस्ड इन रिसर्च डिजाइन, वी often think first about protecting the rights of the participant, respondent, or subject. Where the data are gathered in an experiment, interview, observation, or survey, the respondent has many rights to be safeguarded. अब जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है या आपको जो हेल्प आउट कर रहा है, चाहे वो थ्रू इंटरव्यू है, चाहे वो थ्रू ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो थ्रू सर्वे है, चाहे वो थ्रू क्वेश्चन है, उसके बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं जो कि आपको एज अ रिसर्चर सेफ गार्ड करने होते हैं। इसी तरह से अगर आप नेचुरल साइंसेस के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एंड यू आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एनिमल्स, तो उनके भी सर्टेन राइट्स हैं कि उनको हार्म ना पहुंचाया जाए, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए इन जनरल। अच्छा, फिर इसी तरह से मेडिकल के मेडिसिन की फील्ड में डिफरेंट मेडिसिन जो है वो पहले ट्रायल पे जाती है और लोग जो है वो पैसे लेके आपसे वो ट्रायल वैक्सीनेशन लगवाते हैं और उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि आया उनको कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ। उनके भी सर्टन राइट्स हैं। राइट उनका ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा केमिकल यूज़ हो रहा है उस मेडिसिन के अंदर, कोई ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है जो कि हार्मफुल है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो आप उसको यूटिलाइज ना करें ऑन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। और इन एनी केस अगर किसी को कोई रिएक्शन हो जाता है तो दैट इज़ योर मॉरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन और योर ड्यूटी कि आप उनके इलाज मुआवजे का जो खर्चा है वो पूरी तरह बर्दाश्त करें। अच्छा जी, कॉन्सिक्वेंसली और कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली ईच पार्टी एक्सपेक्ट सर्टेन राइट्स एंड फील सर्टेन ऑब्लिगेशंस टुवर्ड द अदर पार्टीज, तो ये बैलेंस है। अच्छा जी, फिर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स व्हेन एथिक्स आर डिस्कस्ड, यही बात मैं करी थी। इन जनरल द रिसर्च मे बी डिजाइंड so that the respondent does not suffer physical harm, किसी को कोई फिजिकली हार्म ना पहुंचे आपकी रिसर्च के दौरान, किसी को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, पेन ना हो, एम्बेरसमेंट ना हो और लॉस ऑफ प्राइवेसी किसी को फील ना हो। ये बेसिक्स हैं। टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दीज द रिसर्चर शुड फॉलो 3 गाइडलाइंस, 3 गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। नंबर 1, एक्सप्लेन स्टडी बेनिफिट्स, आप बताएं कि क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे स्टडी को कंडक्ट करने से, आप ये स्टडी क्यों कंडक्ट करना चाह रहे हैं। नंबर 2, एक्सप्लेन रिस्पॉन्डेंट राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, आप उनके जो राइट्स हैं और आप उनको उनको जो आप जिस तरह से प्रोटेक्ट करें वो आप एक्सप्लेन करें कि उनके क्या-क्या राइट्स हैं। वो अगर किसी टाइप पे चाहें कि रिसर्च को स्टॉप कर दिया जाए तो वो रोकी जा सकती है। किसी टाइम पे अगर वो चाहें कि प्रोसीजर आगे ना बढ़े, वो कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई क्लॉज़ नहीं भी है तो भी आपको चाहिए कि आप बिफोर हैंड जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। देन यू ऑब्टेन इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि आप जो है उनसे पूछ के उनका कंसेंट ले कि मैं आपके जो ओपिनियन है या आपसे जो मैं डाटा ऑब्टेन कर रहा हूँ ये मैं फलानी जगह जो है वो यूटिलाइज करूँगा, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है? व्हेन एवर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज मेड विद रिस्पोंडेंट द रिसर्चर शुड डिस्कस द स्टडी बेनिफिट्स, जब भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है वो किया जाता है किसी भी रिस्पोंडेंट के साथ, रिसर्चर का काम है कि वो स्टडी के बेनिफिट्स को या रिसर्च प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को ओपनली उसके साथ डिस्कस करें। बीइंग केयरफुल टू नीदर ओवर स्टेट नॉर अंडरस्टेट द बेनिफिट्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप जो है वो ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात बताएं और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदे बताएं। मतलब यू शुड कीप अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच एंड न्यूट्रल अप्रोच, जिसके अंदर आप उसको किसी तरह से इम्पोज ना कर रहे हो अपना डिसीजन या किसी तरह से यू आर नॉट सेलिंग आउट योर डिसीजन of doing research on a particular topic. इट शुड बी हिज और हर, जो भी आपका रिस्पोंडेंट है उसका डिसीजन होना चाहिए और आपको किसी तरह से भी उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। एन इंटरव्यूअर शुड एक्सप्लेन बिगेन एन इंट्रोडक्शन विद हिज और हर नेम, द नेम ऑफ द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेपर एंड बेनिफिट ऑफ द रिसर्च। अब इंटरव्यूअर अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएं, अपना नाम बताएं, अपनी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस का नाम बताएं जहाँ से आप आए हैं, जिसके थ्रू आप रिसर्च कर रहे हैं। एंड उसके बाद आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएं रिसर्च प्रोजेक्ट का, फिर आप अपना पर्पस ऑफ रिसर्च बताएं कि आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं। एंड इन द एंड आप बेनिफिट्स बताएं कि रिसर्च करने से क्या क्या बेनिफिट जो है वो हासिल हो सकते हैं। दिस पुट्स द रिस्पोंडेंट एट ईज, इससे जो है वो रिस्पोंडेंट जो है वो एक आप में और इंटरव्यू में और रिस्पोंडेंट में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। रिस्पोंडेंट काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है और चांसेस आर हाई कि उसके बाद वो जो आपको डाटा प्रोवाइड करेगा दैट विल बी ऑफ हाई क्वालिटी। लेट देम अ गुड रिसर्चर लेट्स देम नो टू whom they are speaking and motivates them to answer questions truthfully। अच्छा रिसर्चर हमेशा वो होता है या एथिकल रिसर्चर वो होता है जो ओपनली सच सच से उनको हर चीज़ बता देता है और उसके बाद जो है वो इट मोटिवेट्स देम टू आंसर क्वेश्चंस ओपनली एंड ट्रूथफुली। इन शॉर्ट, नोइंग व्हाई वन इज बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन improves cooperation through honest disclosure of purpose। अगर आप साथ साथ एक्सप्लेन करते जाएं कि आप फलाना क्वेश्चन या फलानी चीज़ क्यों पूछ रहे हैं
या किसी एक टॉपिक के ऊपर क्यों बात करना चाह रहे हैं और उसके फ़ायदे बताएँ और बताएँ कि आपकी रिसर्च में वो कितना सिग्निफिकेंट है, तो ज़्यादातर चांसेस हाई होते हैं कि आप जो है यू कोऑपरेशन के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं, आपका रिस्पोंडेंट आपसे कोऑपरेट ज़्यादा करता है। Inducements to participate, financial or otherwise, should not be disproportionate to the task or presented in a fashion that results in coercion. आप बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि आप पेड रिसर्च कर रहे होते हैं, तो रिस्पोंडेंट्स को बाज़ दफ़ा पैसे आपने देने होते हैं, तो आप जो है वो कोई इम्बैलेंस किस्म का डिस्प्रोपोर्शनेट चीज़ उनके सामने पेश ना करें जिसको वो जो है वो मान ही ना सकें, जो उनको लगे कि करना फ़ज़ूल है। अच्छा, फिर समटाइम्स द एक्चुअल पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी और एक्सपेरिमेंट मस्ट बी कंसील्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग बायस। लेकिन हैविंग सेड दैट बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप इनिशियली उनको सारी बात नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप पहले ही उनको सारी बात बता दें कि आपको किस मेरिट के ऊपर जज किया जाएगा, किस मेरिट के ऊपर आपका जो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है या क्वेश्चनेयर है उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे, तो बाद में ऐसा होता है कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो न्यूट्रल नहीं रहते, वो एक लेवल के ऊपर सोचने लग जाते हैं। द नीड फॉर कंसीलिंग ऑब्जेक्टिव्स लीड्स डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम ऑफ डिसेप्शन। जो द नीड फॉर कंसीलिंग ऑब्जेक्टिव्स कि आप रिजल्ट के ऑब्जेक्टिव जो हैं ये एंड रिजल्ट छुपाने लग जाएं, इट इज़ मेनली द डायरेक्ट प्रॉब्लम विच लीड्स टू डिसेप्शन। या रिसर्च के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा अनएथिकल इशू है और ये आपको नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देनी चाहिए, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपको विदहोल्ड करनी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए जिसके बारे में आपको लगता हो कि आप जो है वो उससे रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्स है वो बाइस्ड होगा, रिस्पोंडेंट जो है वो सही तरह से जवाब नहीं देगा, वो जज करने लग जाएगा चीज़ को या वो खुल के बात नहीं कर पाएगा। उस केस के अंदर तो आप इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है अपने तक नहीं रखेंगे। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको ओपनली, अनबायसली, न्यूट्रली डिस्कस करें अपने रिस्पोंडेंट के साथ, ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट करे और आपकी रिसर्च को वैल्यूएबल बनाने में मददगार साबित हो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे।